नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात साल 1984 और राजेश खन्ना की कुछ फिल्मों की। ये विसंगति है कि 1984 में 3 ऐसी फिल्में आईं जो जॉर्ज ऑरवेल को सलाम थीं। समानांतर सिनेमा ने निशांत साल 1975 में और आक्रोश 1980 में बड़ी सच्चाई से समाज की सड़न और बीमारी को जांचा परखा था। मगर हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा ने हकीकत को अनदेखा करने में ही भलाई समझी। जब उसने वो दिखाना भी चाहा जो हो रहा था, तब भी उसे बनावटी ढंग से पेश किया। हो सकता है कि गोविंद निहलानी की अर्धसत्य साल 1983 की कामयाबी ने रवैया बदलने को प्रेरित किया और व्यावसायिक हिंदी सिनेमा ने एक नई जमीन आजमाने और उस समाज का बयां करने का फैसला किया जिसके लिए वो फिल्में बना रहा था। इंकलाब, ये देश और आज का एमएलए अवतार, राम अवतार, ये सब 1984 में पर्दे पर आई और इन फिल्मों में उस दौर के 3 सबसे बड़े अभिनेता थे, व्यवस्था का मुकाबला करते हुए और तुरंत इंसाफ करते हुए। इंकलाब में अमिताभ बच्चन, ये देश में जितेंद्र और आज का एमएलए राम अवतार में राजेश खन्ना। और खास बात यह है कि तीनों की पतवार दक्षिण भारतीय निर्देशकों के हाथ में थी। ये वो लोग थे जिन्होंने एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव जैसे लोकप्रिय सिने अभिनेताओं को, सिने सितारों को ऊंचे स्तर पर राजनीति में शामिल होते हुए देखा था। इन फिल्मों के आने का समय भी दोनों निर्देशकों यानी कि टी रामाराव, इंकलाब और यह देश, और दसारी नारायण राव यानी कि आज का एमएलए राम अवतार के लिए दिलचस्प था। दोनों आंध्र प्रदेश से थे और जहां साल 1983 में एनटी रामाराव सीएम बने थे, मुख्यमंत्री। आमतौर पर इस तरह की सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी वाली फिल्में उन अभिनेताओं के लिए पैर रखने की पहली सीढ़ी मानी जाती थी जो सियासत में हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के विपरीत, जिन्होंने 1984 में चुनाव लड़ा, राजेश खन्ना का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कम से कम अभी तो नहीं, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, साल 1984 की। 1984 में चुनाव अमिताभ बच्चन ने लड़ा, लेकिन राजेश खन्ना की कोई ख्वाहिश नहीं थी। इंकलाब में जोरदार डायलॉग थे और जीवन से बड़ी तमन्नाएं थीं और अमिताभ बच्चन थे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जो भ्रष्ट मंत्रियों की पूरी कैबिनेट को मार देता है। लेकिन आज का एमएलए राम अवतार एक बी ग्रेड फिल्म थी जो देश की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था पर नजर डालती थी। एक तेलुगु फिल्म की जल्दी में बनाई गई रीमेक आज का एमएलए राम अवतार उतनी नहीं चली जितनी इंकलाब, और उसके मुकाबले हास्यास्पद भी लगती है, लेकिन उसमें भी दमदार पल हैं। दोनों फिल्में एक ही जमीन तय करती हैं, लेकिन कई बातों में अलग अलग हैं। पहला फर्क है दोनों मुख्य अभिनेताओं की शारीरिक बनावट का। फिल्म में राजेश खन्ना का मेकअप बहुत फर्क था उस जाने पहचाने सितारे से जो वो थे, और फिल्म नायक के सफर को 2 हिस्सों में तय करती है। राम अवतार जैसे जैसे कामयाब होता जाता है, उसका व्यक्तित्व राजेश खन्ना के असली व्यक्तित्व जैसा लगने लगता है, हाव भाव ज्यादा स्पष्ट। राजेश खन्ना से अलग अमिताभ बच्चन ने इंकलाब में कल्पना के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जहां अभिनेता और किरदार में कोई शारीरिक अंतर है ही नहीं। रिलीज होने के वक्त दोनों फिल्मों ने प्रबल सामाजिक टिप्पणियां करने की कोशिश की, लेकिन इंकलाब के लगने के बाद जब अमिताभ बच्चन ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तो लोगों का ध्यान न सिर्फ आज का एमएलए राम अवतार से हट गया, बल्कि राजेश खन्ना की अदाकारी से भी। अपने नामुमकिन लेकिन एक तरह से बहादुरी वाले क्लाइमैक्स की वजह से इंकलाब ने आज का एमएलए राम अवतार के सरल अंत की तुलना में एक बेहद पलायनवादी हल पेश किया। आज का एमएलए राम अवतार का सुनहरा पल है आखिर में राजेश खन्ना का 10 मिनट का मोनोलॉग, जो संक्षेप में भारत की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है। यह फिल्म लगने के वक्त देश के मिजाज की आवाज थी, और अफसोस की बात है कि आज तकरीबन 40 साल बाद भी सही लगती है। और ये कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि व्यावसायिक और आलोचनात्मक असफलता के बावजूद भी आज का एमएलए राम अवतार ने ज्यादातर हिंदी फिल्मों में राजनेताओं को प्रस्तुत करने के लिए सुर तय कर लिया।
80 के दशक के बाद में आने वाली फिल्मों में जैसे अर्जुन 1985 की, न्यू दिल्ली टाइम्स 1986, भ्रष्टाचार 1989 और मैं आज़ाद हूँ 1989 की फिल्म। राजेश खन्ना को और भी असफलताएं मिली। साल 1984 में एक फिल्म आई आशा ज्योति, और नया कदम 1984 में एक फिल्म आई, और साल खत्म होने से पहले एक आखिरी सुपरहिट मिली मकसद 1984 की फिल्म थी। अगर अदाकार राजेश खन्ना को वाजिब कामयाबी मिल रही थी तो स्टार राजेश खन्ना शोहरत का मजा ले रहा था, जो एक बार फिर उसकी तरफ लौट आई थी। लेकिन गृहस्थ राजेश खन्ना के हालात अच्छे नहीं थे। 10 साल तक उनके साथ रहने के बाद डिंपल कपाड़िया बच्चों को लेकर चली गई। अपने पति को छोड़कर जो ये समझता रहा कि ये उथल पुथल थोड़े समय के लिए ही थी। बहुत लोगों का मानना है कि राजेश खन्ना की जिद कि डिंपल फिल्मों में काम न करें की वजह से दोनों में मतभेद हो गए थे और उनका अलग हो जाना सिर्फ समय की बात थी। बॉक्स ऑफिस पर किस्मत के पलट जाने के साथ साथ टीना मुनीम के साथ बढ़ती नजदीकियों ने राजेश खन्ना को कुछ उम्मीद दी। घर में बढ़ती हुई अशांति के बावजूद भी ये उम्मीद राजेश खन्ना के मन में जग रही थी। उनके स्टारडम की तरह राजेश खन्ना के लिए हर चीज थोड़े वक्त के लिए ही आई, लेकिन उसकी मियाद चाहे जितनी भी रही हो, उसकी चमक चौंधियाने वाली थी। शिखर पर उनके राज की तरह ही उनका असल जिंदगी में टीना मुनीम के साथ रोमांस भी हिंदी सिनेमा के ज्यादातर प्रेम संबंधों से अधिक चमकदार रहा। और चाहे उन्होंने वैसी कामयाबी फिर कभी न देखी, लेकिन 70 के दशक में जो देखी थी या 80 के दशक के पहले हिस्से में थोड़ी देर के लिए, दशक का दूसरा हिस्सा उनके जीवन का सबसे व्यस्त समय होने वाला था। अब जिंदगी एक नई करवट लेने को तैयार थी। लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया, और थोड़े समय के लिए ही भले वो खुशियां आई, लेकिन इस तरह से आई कि देखने वाले की आंखों में चमक पैदा हो जाए और चौंधियां उठें। चाहे वो फिल्मी करियर का ग्राफ हो, 15 सुपरहिट फिल्में बैक टू बैक, कोई रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं पाया, या फिर डिंपल कपाड़िया से शादी का फैसला, इसने भी लोगों की आंखों को चौंधिया दिया था, या फिर राजेश खन्ना की सियासत में एंट्री। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।